6 फरवरी 2021 छतरपुर कोतवाली थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर सारे प्रदेश की निगाह जा टिकी। एसपी सचिन शर्मा ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया था जो बेचता था लड़कियां। जी हां, मानव तस्करी, एक ऐसा धंधा जहां लोग लोगों को ही बेच देते थे और इसी धंधे की भेंट चढ़ गई एक नाबालिग लड़की जिसे एक बार नहीं 7 बार बेचा गया और आखिर में उसने मौत को गले लगा लिया। मध्य प्रदेश की सरजमी पर हुए इस खुलासे की कहानी असल में ताल्लुक रखती है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से। तारीख थी 3 जुलाई 2020। जगह थी सूजीबहार थाना कांसाबेल। 3 जुलाई के दिन जशपुर में एक नाबालिग लड़की को अगवा किया गया। परिवार से फिरौती मांगी गई। जब तक परिवार फिरौती की रकम जुटाता तब तक बेटी का सौदा कर दिया गया। वो मासूम लड़की जिसकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। छत्तीसगढ़ के जशपुर से इस लड़की को अगवा किया गया। फिरौती की रकम ना मिलने पर उसे बेच दिया गया। 7 अलग अलग लोगों ने उस लड़की का सौदा किया। सातों ही दरिंदों ने अलग अलग तरीके से अपने मन मुताबिक उस लड़की का इस्तेमाल किया। आखिर क्यों, किसने और कब उस मासूम को अगवा किया, इसके लिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी 3 जुलाई को अगवा की गई और आरोपियों ने इसके एवज में 20,000 की फिरौती की मांग की थी। फिरौती न मिलने पर बेटी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। युवराज साहब 20,000 दोगे तब तेरा बेटी लोग को छोड़ दूंगे, ऐसे बोल रहे थे हम लोग भी। तो कहाँ छोड़ेंगे, मेरी बेटी को जान भी चला गया फिर भी नहीं छोड़े। दोनों जन किडनैप किए मिलके? दोनों जन बोल रहे थे तो मैं इधर उधर ढूंढ के पैसा भेज दी उन लोगों के लिए, फिर भी मेरी बेटी को नहीं छोड़े। जानकारी के मुताबिक 3 जुलाई को लड़की को जशपुर से अगवा किया गया। फिरौती की रकम न मिलने पर आरोपियों ने लड़की को 7,000 में छतरपुर के रहने वाले कल्लू रैकवार को बेच दिया। कल्लू रैकवार ने इस लड़की को हरेंद्र सिंह बुंदेला को बेचा। बुंदेला से राजपाल सिंह परमार ने लड़की को खरीदा और फिर पीड़ित का सौदा रनगांव के देशराज कुशवाहा से किया गया। इसके बाद उसे ललितपुर के मुन्ना कुशवाहा को बेचा गया और फिर आखिर में ललितपुर के संतोष कुशवाहा ने पीड़ित को 70,000 में खरीदा, जिसने पीड़िता की शादी अपने मानसिक रूप से परेशान बेटे से करवा दी। 2 से 3 जुलाई के बीच लड़की को जशपुर से अगवा किया गया। फिरौती की रकम ना मिलने पर छतरपुर के रहने वाले कल्लू रखवार को महज 7,000 रुपये में लड़की बेच दी गई। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। लोग इस्तेमाल करते रहे, लड़की की कीमत लगाते रहे और उसे बेचते रहे। आखिरकार 7वीं दफ़ा इस लड़की को ललितपुर के रहने वाले संतोष कुशवाहा ने 70,000 रुपये में खरीदा और अपने मानसिक रूप से परेशान लड़के से शादी करवा दी। इतनी प्रताड़ना सहने के बाद आखिरकार लड़की ने मौत को गले लगा लिया। इस तरह जशपुर की पीड़ित लड़की को कुल 7 बार बेचा गया और फिर जब उसे आखिरकार मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति के माथे बांधा गया तो परेशान होकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। जो जशपुर की घटना है वो मतलब एक बार नहीं बिकी लड़की, 7 बार यदि उसको बेचा जा रहा है तो पुलिस के पास सूचना नहीं थी, सूचना थी तो क्या लापरवाही की थी। कई स्तर पर आप जो है ये उनकी लापरवाही जो है सामने दिखी, क्योंकि ये व्यापक जांच का विषय होता है और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती तब एक्शन में आना, जो मैंने कहा बार बार, उस वक्त एक्शन में नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा एक्शन में होना चाहिए, क्योंकि घटना टालने के लिए तो सबसे सजगता बहुत ज़रूरी है। कोई भी घटना को आप तभी टाल सकते हैं जब जो है वो आपके नज़दीकी व्यक्ति भी सजग हों, वो ये देख रहे हों कि जो है इस तरह की गतिविधि होने की आशंका है,
तो समय रहते सूचना दें, या कोई ऐसा जो जैसा अभी मुझे याद आता है कि मध्य प्रदेश ने ये किया है कि गांव से कोई भी लड़की बाहर जाती है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बिना सूचना के नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था है नहीं, कोई भी कहीं भी चला जाता है। अब जो है इसको फिर खोजना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा क्या है कि जो पुलिस प्रशासन है उसको थोड़ा सा अपना जो रवैया है वो बहुत ही संवेदनशील रखना होगा, जो अभी नहीं है इस मामले में। तो सरकार को या किसी भी स्तर पर किसी इस तरह के मामलों में गाइडलाइन जारी होती, या कोई जो सरकार ने अपनी ये तय कर रखा होता कि हमको लड़कियों के मामले में पुलिस यदि गंभीर नहीं होगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, तो शायद ये जसपुर की घटना भी नहीं होती। जसपुर की घटना तो केवल एक एग्जाम्पल है। आप समूचे छत्तीसगढ़ में जाएंगे, बस्तर के इलाके में जाएंगे, या किसी भी आदिवासी वहाँ के इंटीरियर इलाके में चले जाएंगे, तो वो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो बहुत देरी से सामने आती हैं। और लापरवाही केवल ये होती है कि स्थानीय जो प्रशासन है उसने तत्काल उस पर एक्शन नहीं लिया, उसके बाद जो सूचना आई थी उस पर कार्रवाई नहीं। जब लड़की ने खुदकुशी की तो मामले ने तूल पकड़ा और वहीं से इस मामले की कलई खुली। दरअसल इस केस में सबसे बड़ी गलती पुलिस की ही बताई जा सकती है। परिजनों का आरोप है कि जब उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वो थाने पहुंचे तो उनकी ना तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही उनकी बेटी को ढूंढने की कोई कोशिश की। आपको पुलिस का साथ नहीं मिला? नहीं, साथे नहीं दिए पुलिस लोग तो। जब आप थाना जाते थे कांसाबेल तो देवनारायण यादव ये हाँ, वही ज्यादा डांट रहे थे। क्या बोलता था? कहाँ आप लोग पता किए हैं? बोले जाओ ढूंढने के लिए, ऐसे बोल रहे थे। हम लोग से काम होता ना तो काहे के लिए मैं थाना जाती, नहीं जुन जाती हूँ वापस थाना। परिजनों का कहना है कि जब 5 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाने हम थाने पहुंचे तो हमें वहां से भगा दिया गया। अगले 5 दिनों तक हम यहाँ वहां भटकते रहे। तब कहीं जाकर हमारी रिपोर्ट 11 तारीख को दर्ज की गई। थाना भी मैं जाके देखी, जहाँ पैसा मांगने लगे ना उसी समय से जाके देखी 5 तारीख से, फिर भी थाना वाले केस को नहीं किए। तो 5वां दिन में किए हैं हम लोग 11 तारीख को। 11 तारीख को FIR हाँ, 11 तारीख को किए हैं। तो उसी दिनों दे यहाँ पर से निकले थाना से ढूंढने के लिए उधर गए। जब पीड़िता ने सुसाइड किया तो मामले ने तूल पकड़ा। जशपुर पुलिस ने रेकी की और फिर मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से सारे गुनहगारों को पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक मानव तस्करी के इस पूरे के पूरे गिरोह में सम्मिलित 8 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। जशपुर में लिखी गई एफआईआर के आधार पर मर्ग कायम किया गया और फिर उसी आधार पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। छतरपुर जिले में आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो मानव तस्करी करता था, महिलाओं को लगातार बेचता था, ऐसे गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फरियादी इसमें प्रमुख तौर पे छत्तीसगढ़ का था। उसने बताया था कि उसकी बच्ची को यहाँ पे लाके बेचा गया था। इस विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और छतरपुर पुलिस ने एक साथ काम किया और जितने भी आरोपी इसमें थे सभी को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के बाद छत्तीसगढ़ भेजा गया। हालांकि आरोपियों का पकड़ा जाना ही एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि गांव वालों का आरोप है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मुकर्रर की जाए। मानव तस्करी के इस पूरे मामले में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मिलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मगर अब ऐसा लगता है कि पुलिस की ये मुस्तैदी किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब उस मासूम की मौत हो चुकी है और ऐसा लगता है कि ये लड़ाई भी अब खत्म हो चुकी है। तो वहीं अपनी बेटी की मौत से टूट चुकी मां की बेबस ममता चीख कर ये कहती है कि उसकी बेटी के गुनहगारों को फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आपकी बेटी के जितने गुनाहगार थे सब तो गिरफ्तार हो गए, अब क्या चाहते हैं? उनको क्या सजा मिलना चाहिए? उन लोग को फांसी सजा ही करना चाहिए। मानव तस्करी और फिर पीड़िता के सुसाइड के मामले ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी, जिस पर सियासत भी अब गर्मा चुकी है। विपक्ष छत्तीसगढ़ सरकार पर हमलावर हो गया है। जानकारों का मानना है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को लेकर कांग्रेस हमेशा हमलावर रही, लेकिन अब अपनी सरकार में भी ये नाकामी कांग्रेस छिपा नहीं पा रही।
छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी एक बहुत बड़ा दंश है। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो लगातार विधानसभा में आरोप लगाती थी 33,000 बच्चियां छत्तीसगढ़ से गायब हैं। अब सरकार कांग्रेस की है, लेकिन हालत अभी भी जस की तस बनी हुई है। लगातार बच्चियां गायब हो रही हैं, रिकवर नहीं हो पा रही और कहीं न कहीं बेचे जाने के बाद आत्महत्या के मामले भी बच्चियों के लगातार सामने आ रहे हैं। इस मामले पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या छत्तीसगढ़ में बेटियां सेफ नहीं हैं? शर्मनाक, प्रदेश की बेटी को 7 बार बेचा गया, आखिर तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। भूपेश बघेल जी, राजनीति से हटकर इसे गंभीरता से लीजिए। आप चुनाव से पहले 27,000 बेटियों के गायब होने की बात करते थे। अब उन्हें वापस लाने के लिए 2 साल में सरकार ने क्या प्रयास किए? कितनी बेटियां वापस आई, बताइए जरा। बाल अपहरण जो हो रहे हैं, बच्चियों को 7-7 बार बेचा जा रहा है। यही सरकार विपक्ष में रहते हुए बड़े बड़े बातें करती थी, लेकिन अभी लगातार छत्तीसगढ़ में बाल तस्करी की घटनाएं बढ़ रही है और ये सरकार इसमें विफल हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस विषय में गंभीरता से विचार करके इसमें सख्त से सख्त कदम उठाएं। हालांकि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले ने जोर पकड़ा हो, बल्कि सारे देश में बंधक बनाकर इंसानों की खरीद फरोख्त की शिकायतें आए दिन आती रहती हैं। दरअसल अगर बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के मुताबिक किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसे तरीकों से भर्ती, तस्करी या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी इत्यादि कार्य पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी, अगर इसे आप परिभाषित करेंगे तो सीधे और साफ शब्दों में किसी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, हिंसा कर, बल प्रयोग कर, धोखा देकर अगवा, तस्करी या बंधक बनाना मानव तस्करी ही कहलाता है। मानव तस्करी के अंतर्गत ज़्यादातर मामले लड़कियों के आते हैं, जिन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। भारत में भी मानव तस्करी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को बंधक बनाकर या फिर अगवा करके बेचा खरीदा जाता है, उनसे कई काम लिए जाते हैं। मसलन उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जा सकती है, बंधक बनाकर मजदूर बनाया जा सकता है या फिर गुलामी कराई जा सकती है। जबरदस्ती इन लोगों से भीख मंगवाई जाती है, जबरन आपराधिक कामों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा घरेलू गुलामी भी कराई जा सकती है। कुछ लड़कियों को अगवा कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए उनकी शादी तक जबरदस्ती करा दी जाती है। कुछ लोगों के अंग निकाल लिए जाते हैं, जैसे किडनी, आंख, खून इत्यादि को निकालकर उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है। इसके अलावा जबरदस्ती ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी भी कराई जाती है। मनुष्य को बेचना, खासकर जो है ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग शब्द का जो उपयोग होता है वो महिलाओं के मामले में ज़्यादा होता है। जो जिस परिप्रेक्ष्य में, अपराध के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं तो जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनका सौदा करना, बेचना जो है वो तस्करी जैसा होता है। उसी तरह का एक तरह का है चोरी छुपे ले जाना, क्योंकि ये कोई वैध व्यापार नहीं है। जो लोग व्यापार करते हैं इसका, वो एक व्यापार का तरीका होता है। और ये जो है आदिवासी अंचलों में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाएंगे, वहाँ का भी मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में इस तरह की घटनाएं बहुत, जहाँ भी गरीबी होती है, गरीब परिवार की लड़कियाँ होती है, तो उनका जब ले जाया जाता है चोरी छुपे, कोई उसका वो तो रिकॉर्ड तो कोई रखा नहीं जाता, तो उस तरह का जब खरीद फरोख्त होती है तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये गैर कानूनी धंधा है एक तरह से। अगर बात करें मानव तस्करी की, तो इसके आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। इंसान किसी को चंद रुपयों के लिए दूसरे इंसान को बेचने से भी गुरेज नहीं करता। एक नजर आंकड़ों पर डालें तो तस्करी के शिकार लोगों में से 51% महिलाएं हैं, 28% बच्चे हैं और 21% पुरुष भी हैं। सेक्स उद्योग में शोषित 72% महिलाएं हैं। पहचाने गए मानव तस्कर यानी कि अपराधियों में से 63% पुरुष हैं और 37% महिलाएं भी हैं। 43% पीड़ित किसी देश की सीमाओं के भीतर ही
घरेलू स्तर पर मानव तस्करी का शिकार बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के 40.3 मिलियन मामले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार दुनिया में जबरन श्रम और मानव तस्करी का उद्योग 150 बिलियन का है। भारत उन देशों में से है जिसमें मानव तस्करी शिकार लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में एक गरीब बच्ची को वेश्यावृत्ति में फंसाने के लिए महज 48 घंटे का वक्त लगता है। हालांकि भारत सरकार लगातार इस मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रयासरत है। ऐसी कवायद में सरकार ने 2018 में मानव तस्करी के खिलाफ एक कानून भी पारित किया है, लेकिन देश के अंदर ही अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं लेते। दरअसल जब एक राज्य से किसी व्यक्ति, बच्चे या महिला का अपहरण कर या फिर उसे बहला फुसलाकर किसी दूसरे राज्य की सीमा में बेच दिया जाता है तो उसे अंतर्राज्यीय मानव तस्करी कहा जाता है। मानव तस्करी का इतिहास बहुत पुराना है। सदियों से इंसानों को बेचा खरीदा जाता रहा है, लेकिन भारत में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिसमें दोषी को सख्त सजा होती है। लोग हैं जो इस तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंदे धंधे में जो इन्वॉल्व रहते हैं, उनके बारे में कठोर कार्रवाई भी करने पड़ेंगे, कठोर कानून भी बनाने पड़ेंगे। कि हम ये देखते हैं कि जो जैसे लव जिहाद जैसे कानून हम कठोरता से बनाने की बात करते हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी करना चाहिए। कई बार हम सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले बहुत सारे पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है कि जो हजारों लाखों लड़कियां देश में से गायब हैं, उन लड़कियों को खोजा जाए। हर राज्य को मुहिम चलाने की बात कही गई है, तो कई राज्य चला रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि वो लड़कियों को ढूंढने का कार्यक्रम चल रहा है और सरकार उस पर गंभीरता से प्रयास कर रही है। ये प्रयास जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारें कर रही हैं, वो प्रयास यदि रिपोर्ट जिस दिन पहली दिन लिखाई जाती है रिपोर्ट की साहब हमारी लड़की घर में नहीं आई, उस दिन आप जब एक्शन हो जाता तो शायद हम आगे की घटनाओं को रोक सकते थे, उसको ट्रैक कर सकते थे, कौन ले गया है, हम अलर्ट भेज सकते थे। वो सब नहीं किया गया। भारत में मानव तस्करी के आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में कुल 2260 मामले मानव तस्करी के दर्ज किए गए थे, जिनका शिकार कुल 6615 लोग हुए थे, जिनमें से 2914 बच्चे थे, बाकी के 3702 वयस्क थे। अगर कोई व्यक्ति मानव तस्करी में लिप्त पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 370 के तहत दोषी को 14 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। मानव तस्करी के मामले में सबसे ज्यादा दंश देश के उन राज्यों में है जहां आदिवासी समुदाय की प्रधानता होती है। इसी कारण देश में मानव तस्करी के ज्यादातर मामले उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य, बंगाल और खासतौर पर छत्तीसगढ़ से सामने आते हैं। मानव तस्करी में फंसने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। अगर एक नजर वजहों पर डालें तो गरीबी मानव तस्करी का सबसे बड़ा कारण है। गरीब परिवार चंद रुपयों के लालच में पहले अपनी संपत्ति और फिर आखिर में अपने घर के सदस्यों को भी बेच देते हैं। ये बच्चे दूसरे राज्यों और शहरों में घरेलू नौकर की तरह काम करते हैं, जिसके एवज में इनके माँ बाप को कुछ पैसे हासिल हो जाते हैं। जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी मानव तस्करी का सहारा लिया जाता है। जिन परिवारों का जीवन स्तर खराब होता है वो अक्सर गरीबी और सुविधाओं के अभाव से अपने बच्चों को निकालने के लिए उन्हें बेच देते हैं। अक्सर गरीब परिवार के लोग अपने परिवार के किसी एक सदस्य को किसी रसूखदार व्यक्ति के हाथों बेच देते हैं, ताकि उनके परिवार के बाकी लोगों के लिए पर्याप्त साधन जुटाए जा सके। वैसा करके अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं और इसी की भेंट कई लोग चढ़ जाते हैं, जिनमें अधिकतर किशोरियां होती हैं, जिनके शारीरिक शोषण के उद्देश्य से उन्हें खरीदा बेचा जाता है। नौकरी पाने के उद्देश्य से भी लोगों की खरीद फरोख्त की जाती है। गरीब परिवार के लोगों को अपने यहाँ लोग खरीद कर नौकरी पर रख लेते हैं और उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाते हैं। कुछ लोग नौकरी, यात्रा और आवास की व्यवस्था करने और अन्य प्रकार के जेब खर्च करने के लिए उधार ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हें जॉब नहीं मिलती तो ये लोग उधार देने वाले लोगों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। कुछ मामलों में तो तस्कर लोगों के डॉक्यूमेंट्स और अन्य जरूरी कागजात तक रख लेते हैं कि जब तक उनका कर्ज नहीं चुकता हो जाता है तब तक ये लोग शोषण करेंगे। चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, ऐसा लगता है कि इन दोनों ही राज्यों में मानव तस्करी करना बेहद आसान है, लिहाजा लगातार मामले सामने आते रहते हैं। लड़कियों को अगवा किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है और उसके बाद उनका रेप किया जाता है। ऐसे में अब ज़रूरत है कि जिस तरह से
लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया है, ठीक उसी तर्ज पर मानव तस्करी को लेकर भी सरकार कानून बनाए। इन तमाम बातों पर गौर करने पर पता चलता है कि गरीबी, अशिक्षा और व्यवस्थाओं का भाव मानव तस्करी को और बढ़ाता है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी सुविधाओं के अभाव में लगातार मानव तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी केस में लड़की को 7 बार बेचा जाना ये बताता है कि कैसे मानव तस्करी को इतने आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनके खिलाफ सरकार और प्रशासन बेबस नजर आता है। जशपुर शुरू से ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा केंद्र रहा है। एक ही मामले नहीं है, यहाँ से हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं। इस नाबालिग को 7 बार बेचा गया और थक हार कर आखिर उसने अपनी जीवन की ये लीला समाप्त कर दी। सरकार को बेहद गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार मानव तस्करी के मामले इस इलाके से सामने आते हैं, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के चलते इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरीखे राज्यों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ आसानी से देश भर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लाए गए बच्चों और महिलाओं को रखा जा सकता है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते यहाँ शिक्षा की कमी और सुविधाओं की कमी के चलते ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार सर उठाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किडनैपिंग के मामलों की भी बड़ी संख्या है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ से लोगों को अगवा करके तस्कर उन्हें मध्य प्रदेश की सीमा में लाकर बेच देते हैं। इस केस में भी अपराधियों के बारे में पुलिस का कहना है कि इस केस के 8 आरोपी अलग अलग शहरों और राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने लड़की को छत्तीसगढ़ से अगवा कर पहले एमपी और फिर यूपी के लोगों को तक बेचा, जिसके बाद लड़की ने आखिर में खुदकुशी कर ली थी। आरोपी अलग अलग जिलों के, अलग अलग राज्यों के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ छतरपुर के हैं और कुछ बगैर सागर के हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह में तस्कर एक राज्य से किसी व्यक्ति, खासतौर पर लड़कियों को अगवा करते हैं और फिर उन्हें पास के ही किसी राज्य में सीमा पार करवाते हैं, ताकि सड़क के रास्ते उन्हें आसानी से ले जाया जा सके। इसके बाद तस्करी के लिए लाए गए लोगों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग दामों पर बेच दिया जाता है। कुछ लोगों को घरेलू कामों के लिए रखा जाता है, तो कईयों को शारीरिक शोषण के घिनौने काम के लिए रसूखदारों को बेच दिया जाता है। इस केस में छत्तीसगढ़ के जशपुर से मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस लड़की को लाया गया और फिर यहीं से पहली बार उसका सौदा हुआ। इसके बाद वो 7 अलग अलग खरीदारों को बेची गई और आखिर में उसने मौत को गले लगा लिया, जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की पुलिस नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि क्या मध्य प्रदेश में गैर कानूनी काम को अंजाम देना इतना आसान है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि अगर वक्त रहते पुलिस उनकी बेटी को ढूंढती तो शायद आज उनकी बेटी हमारे बीच होती, जिंदा होती। पीड़िता की मां लगातार पुलिस थानों के चक्कर काटती रही, पुलिस से गुहार लगाती रही, दरखास्त करती रही कि आखिर कोई उनकी बेटी को ढूंढने में मदद कीजिए, मगर कहीं न कहीं पुलिस का ढुलमुल रवैया ही इसका कारण है कि आज उस लड़की की जान नहीं बच सकी। हालांकि मानव तस्करी को लेकर तमाम कानून बनाए गए, जिसके तहत आरोपी को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। एक लड़की को अगवा किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, फिरौती की रकम न मिलने पर उसे बेच दिया जाता है और ये सब एक बार नहीं बल्कि 7 बार होता है और आखिर में तंग आकर वो लड़की खुदकुशी कर लेती है। लेकिन पुलिस इस बात पर अपनी पीठ थपथपा सकती है कि उन्होंने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, लेकिन उनकी इस कवायद में एक लड़की ने अपनी जान का समझौता कर लिया। अगर उस लड़की की मौत के जिम्मेदार वो तस्कर हैं, तो उतनी ही जिम्मेदारी पुलिस, प्रशासन और सरकार की भी है, जिन्होंने जब वक्त रहते पीड़ित पक्ष की शिकायत ही नहीं लिखी तो फिर लड़की को ढूंढने की कोशिशें भला कैसे करती। आदित्य नामदेव और शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।